Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, we started vector algebra yesterday. ठीक है, बात करते हैं हमने कल क्या किया, आज क्या करने है ना। हमने कल वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया, तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कल कवर किया। वेक्टर एक्चुअली है क्या, इन जनरल वेक्टर क्या है, और हमको टू द मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू वेक्टर को कैसे देखना है। तो इन जनरल वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच कंटेन्स मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, और टू द मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू या टू द क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैथ्स के एग्जाम से रिलेट करते हुए बात करते हैं, तो इट इज ए लाइन सेगमेंट। इट इज ए लाइन सेगमेंट जिसकी डायरेक्शन है, दैट मीन्स अ डायरेक्टेड, हाँ हाँ, डेफिनेट डायरेक्शन है। इट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इज दिस क्लियर? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, और डायरेक्शन अपने को पता चली जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब हमने कल कवर किया। आज अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ टॉपिक्स गिवन है, जैसे कि पोजीशन वेक्टर एंड डीसीज एंड डीआरस, है ना, डीसीज एंड डीआरस। ये तीन टॉपिक्स हमारे एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्टरी पार्ट में गिवन है, मतलब 10.1 से पहले गिवन है, बट इसका कोई क्वेश्चन नहीं है 10.1 में। 10.1 में वेक्टर के डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसीलिए कल हमने ये पार्ट छोड़ दिए, क्योंकि कल हमने अपने आप को एक्सरसाइज नंबर 10.1 तक ही सीमित रखा। ओके फाइन, हो सकता है 10.2 के इंट्रोडक्शन में आपको दिखे डीसीडीआर। कुल मिला के ये तीन टॉपिक का कल कोई रोल नहीं था, इसलिए अपन ने इसको छोड़ा, है ना, क्योंकि कल वेक्टर एज ए जनरल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे चीजों को। आज अब हम इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे, और 10.2 का एक्चुअल इंट्रोडक्शन कल से स्टार्ट होगा, जिसमें अपन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स लगाना शुरू करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो दीज थ्री टॉपिक्स आर द टॉपिक फॉर टुडे। पोजिशन वेक्टर समझने क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। डीसी समझने क्या होते हैं, और डीआर समझने कि ये चीजें, तीनों चीजें क्या होती है। फाइन, शुरू करें। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्लास 11th में लेकर चलते हैं। क्लास 11th में हमने एक चैप्टर सीखा था 3D, क्योंकि अब से जो चीज चलेगी वेक्टर, कल तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अब वेक्टर 3D में चलेगा। किस में चलेगा आपको को सर, 3D तो नेक्स्ट चैप्टर है। हाँ मानते हैं नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन वेक्टर चैप्टर को भी, मतलब वेक्टर जो चीज है, जो लाइन सेगमेंट है वेक्टर, उसको भी अपने को 3D में ही पढ़ना है, 2D में नहीं पढ़ना है। किस में पढ़ना है, 3D में। तो उसके लिए 3D का थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस आपको पता होना जरूरी। तो 2D से 3D में पहुंचते हैं एक बार। तो 2D इज 2D concepts are a concepts in which two axes are given, right? जिसको अपन इसको कहते हैं x axis एंड इसको कहते हैं अपन y axis। यही करते हैं अपन, यही करते हैं। ठीक है, अब 2D से जैसे ही मैं 3D में जा रहा हूं, तो एक एक्सिस बढ़ गई, है ना, एक एक्सिस बढ़ गई। अब की बार ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, एंड ये होती है हमारी z एक्सिस। आप एक चीज नोटिस करो, दोनों ही केसेस में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। भाई याद करने का तरीका, इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए, एक्स से वाई, इसमें भी हम एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज, देन वाई से जेड भी हम कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए, एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस टू जेड एक्सिस, वी विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब अपन 3D में आ चुके हैं बेटा। किस में आ चुके हैं, 3D। तो अब मैं किसी भी पॉइंट की बात करूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट इन 3D। अब मैं किसी वेक्टर की बात करूंगा, एक लाइन की बात करूंगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन इन 3D। अगर मैं किसी लाइन सेगमेंट की बात करूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन से, अगर मैं किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या वेक्टर की भी बात करूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर इन 3D। ठीक है, तो जैसे उसमें ओरिजिन होता है, इसमें भी ओरिजिन होता है, जैसे इसमें ओरिजिन होता है उसमें भी ओरिजिन होता है। जब जैसे ही आपको 3D इमेजिन करना हो, तो आप 3D इमेजिन एक क्लासरूम में बैठ के ही कर रहे होंगे। जैसे ही आपको 3D इमेजिन कर रहा हो, उस क्लासरूम को एक 3D स्पेस मान लो। 2D प्लेन होता है, 3D स्पेस होता है। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन, डिटेल इंट्रोडक्शन तो 11th में हो चुका है ना, क्लास 11th में 3D का एक चैप्टर आ चुका है ना। तो 2D प्लेन होता है, 3D स्पेस होता है। इसका ओरिजिन कहाँ माने सर, तो इसका ओरिजिन जनरली बच्चे क्या मानते हैं, क्लासरूम का बीच का सेंटर मान लेते हैं, वो एक सबसे बड़ी गलती होती है। वहां से इमेजिन हो ही नहीं पाएगा। आपको क्या मानना है, इस क्लासरूम में 8 कोने हैं, कोई भी एक कोना। इस क्लासरूम में कितने कोने, 8 कोने। लेट से मैं जहां बैठा हूं, मैं भी एक कोने में बैठा हूं, तो ये वाला जो कोना है इसको मान लो ओरिजिन, किसी भी एक कोने को ओरिजिन मानो, और फिर इमेजिन करना शुरू करो। ठीक है, तो इस कोने से लेट से मैं इस खुशी की तरफ आ रहा हूं, तो इट इज एक्स एक्सिस, और मैं उधर जा रहा हूँ गेट की तरफ, तो इट इज वाई एक्सिस, और जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो इट इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लाइन सी तो होती है। एक्स एक्सिस इज अ लाइन, वाई एक्सिस इज अ लाइन, तो ये जो लाइन जा रही है
ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये जो लाइन यहां से नीचे जा रही है इट इज वाई एक्सिस, और ये जो लाइन ऊपर जा रही है इट इज जेड एक्सिस। समझ गए? अब सपोज करो मैंने कहा इस बॉटल की पोजीशन बताओ, इस बॉटल की पोजीशन बताओ, तो विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से आप पोजीशन बताओगे 3D में। तो आप ये देखोगे इस कोने से ये लाइन जेड एक्स एक्सिस पे कितनी दूर आई, ये तो हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। इस कॉर्नर से लाइन वाई एक्सिस पे कितनी दूर आई, ये हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। और इस कॉर्नर से लाइन ऊंची कितनी है, जेड एक्सिस पे कितनी आई, वो हो जाएगा इसका जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात? इज दिस चीज क्लियर कि कोई से भी पॉइंट का अगर अपन पोजीशन निकालेंगे तो अपन तीन कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस में उसकी पोजीशन निकालेंगे। ये चीज समझ में आ गई? ओके फाइन। अब मैं बात कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये बताने से पहले बताएंगे पोजीशन वेक्टर किसका होता है। किसका होता है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर हमेशा बच्चों की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पोजीशन वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर, जैसे जीरो वेक्टर, जैसे को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। तो एक टाइप ऑफ वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, एक टाइप ऑफ वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर इज नॉट ए टाइप ऑफ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका होता है? एक पॉइंट का होता है। किसका होता है? एक पॉइंट का होता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट के रेफरेंस में सोच के बोला जा रहा है। यानी कि एक पॉइंट का वेक्टर बना दें। क्या बना दें? एक पॉइंट का वेक्टर। सर पॉइंट का वेक्टर कैसे बनाएंगे? वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो हमेशा दो पॉइंट का बनता है। तो इस एक पॉइंट का वेक्टर कैसे बनेगा? दूसरा पॉइंट हमेशा विल एक्ट एज ओरिजिन। लेट्स से ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट कौन सा ले लो? ओरिजिन। ओरिजिन से लेके यहां तक एक लाइन सेगमेंट खींच दो। ये जो वेक्टर बना, ये जो वेक्टर बना, दिख रहे हो? ये वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। समझे क्या? क्लियर? इतना समझ गए तो करीब करीब सब कुछ समझ गए है ना। पोजीशन वेक्टर इज नॉट ए टाइप ऑफ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो एक पॉइंट का बनाया जाता है विथ रेफरेंस, विथ टेकिंग ओरिजिन एज द इनिशियल पॉइंट, और उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट ले लें। जिस भी पॉइंट का अपन बना रहे हैं उसको तो क्या ले लें? टर्मिनल पॉइंट, और ओरिजिन को ले लें इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इज दिस चीज क्लियर? तो चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाँ, यस। नहीं, जो हमने बनाया वही सबसे सही है। अब लिखने में तो देखो, जब अपन ने 2D प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा, जब अपन ने 2D प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा, तो अपन ने उल्टा करके भी लिखा, लिखा नहीं लिखा? अपन ने कई बार फंक्शन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई भी तो लिखा है। लिखने में तो अपन ने वो भी लिखा है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। बट करेक्ट तो यही है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वर्टिकल वाई। सबसे करेक्ट यही है जो हमने बनाया है। लेट मीन अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, देखो। एक्स एक्सिस बेटा ये होती है, और पॉजिटिव नेगेटिव साइड भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी ये, देख रहे हो? सर नेगेटिव कहाँ होगी? आई कैनॉट ड्रॉ इन दिस प्लेन, इस स्क्रीन के अंदर जा रही है। ये एक्स एक्सिस बाहर आ रही है इस स्क्रीन से, ऐसे मान लो तो बाहर आ रही है, और इस स्क्रीन के अंदर जा रही है, वो नेगेटिव एक्स साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। समझ गए? पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्स, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये है ही सही है ना। इधर 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 है ना। देखो जैसे दीवार है, तो इस राइट साइड पे तो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव साइड। इस दीवार से बाहर आ जाओ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, मेरी साइड आ जाओ, और अंदर चले जाओ वहां पे, है ना, तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस, और नीचे नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो दो एक्सिस की तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड दिखाई दे सकती है, एक एक्सिस की केवल पॉजिटिव साइड ही दिखाई डिमॉन्स्ट्रेट कराई जा सकती है एक 2D प्लेन पे। बाकी फिर इमेजिनेशन चलेगी। देखो 3D पूरा इमेजिनेशन से चलेगा। इफ यू कांट इमेजिन यू कैनॉट सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि रटे हुए फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे तो चलो कर भी लें, बट व्हाट अबाउट योर नॉलेज बेस? और आगे के लिए कैसे? एंट्रेंस एग्जाम तो इज टोटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज। एंट्रेंस एग्जाम रटे रटा फॉर्मूला से क्लियर नहीं होगा, आपके नॉलेज से क्लियर होगा। एंड दैट विल ओनली डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन पावर। तो 3D में इमेजिन तो करना ही पड़ेगा। जहां भी इमेजिन ना हो मुझे रोक देना कि सर समझ नहीं आया, तो इमेजिन करवा देंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है? क्लियर? ठीक है, चलिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट बनाने के लिए आप ये एक डायग्राम नोट करो। करो करो।
बनाया। और फिर चलते हैं कंपोनेंट फॉर्म पे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात करें। बना दिया। यस, बनाओ एक बार, फिर अभी इसको मैं क्लीन करके फिर से बना के दिखाता हूँ ना, एक बार के लिए आप बना दो, कागजी कार्रवाई पूरी कर लो, फिर समझने पे ध्यान देंगे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 मिनट रुक गया मैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चा साथ में बना रहा होता है, साथ में सुन रहा होता है ना, क्योंकि वो भी प्रेशर है कि वो बनाना भी खत्म भी करना है ना। तो पहले बनाने का काम खत्म करो। हो गया इतना काम, स्टार्ट करें। तो कुछ नहीं है इसमें, पोजीशन वेक्टर स्टार्ट करने से पहले पी पॉइंट को, इस डायग्राम में पी पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट कराया गया है, जैसा कि मैंने आपको कराया, मैंने आपको प्रैक्टिकली कराया, अब इसको पेपर पे डेमोन्स्ट्रेट कैसे कराते हैं। अभी अभी आपको बताया गया है कि इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। अब जब भी मैं पॉइंट कह रहा हूं तो आप इमेजिन मत करना कि इस प्लेन पर है, आप इमेजिन करना कि ये हवा में लटका हुआ एक पॉइंट है। जैसे मैंने इमेजिन कराया आपको, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। अब ऑब्वियसली 3D में चले गए हम, तो 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमको, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो आप ऐसे मत मानना कि इस कंप्यूटर से या इस स्क्रीन से चिपका हुआ है, ये इस बोर्ड पे है, ऐसा नहीं है ना। ये हवा में लटका हुआ एक पॉइंट है ना, स्पेस के अंदर है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड हैं, और अगर ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस है, इसका मतलब देखो, अब इधर आओ, जैसे मान लो ये बॉटल की जो टिप है, यही वाला वो पॉइंट है ना। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो ये थी ना एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ये ओरिजिन से एक्स की दूरी पर है। ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर है। तो अब ये ओरिजिन से ये वाली दूरी निकालने के लिए मैं इसकी सीध में उस दीवार से ये वाली दूरी निकाल दूं। इस दीवार से अगर मैं ये वाली दूरी निकालूं और ओरिजिन से ये वाली दूरी निकाल दूं, दोनों पैरेलल है ना, तो पता चल जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट की इससे दूरी निकालने के लिए मैं इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्स यूनिट्स की दूरी है ये निकाल लूं। ये दूरी एक्स है, समझ में आ गई बात, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स। समझ में आ गई बात। चलो अब चलो, एक्स में कम समझ आएगा, वाई में ज्यादा समझ आएगा। देखो, वाई एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब ये इसकी सीध में चले जाऊं तो ये वाई यूनिट्स है, क्योंकि इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट वाई। एक्स में थोड़ा कम समझ आया होगा, वाई में थोड़ा अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अब ऊपर चलते हैं। अब मान लो इसका जेड कोऑर्डिनेट, इसका जेड कोऑर्डिनेट मान लो जेड ही है ना। तो इसका मतलब है कि ये जमीन से जेड यूनिट्स की ऊंचाई पर है ना। तो जमीन इस पॉइंट के जस्ट नीचे से मैं ऊपर आ जाऊं तो वो जेड है, और उतना ही ऊपर यहां पर है, तो ये दोनों पैरेलल है ना। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऊपर कितना आया, मैं यहां से लेके यहां तक कितना आया, जेड आया है, ठीक है। अब देखो ये चीज, यहां से लेके यहां तक में कितना आया, जेड यूनिट्स ऊपर आया, ठीक है ना। अब देखो ये चीज और ये चीज पैरेलल है, तो ये भी जेड, ठीक है ना। ये चीज और ये चीज भी पैरेलल है, तो ये भी वाई। अब बस वो एक्स में इमेजिन करना सीखो। तो बेटा ये चीज मैं इतनी दूर आया हूं, इमेजिन करो, है ना। तो ये यूनिट्स कितनी है, एक्स है। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपन ओरिजिनल फिगर पे, जो अपन ने ऑलरेडी बना दिया। देखो इस पे थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करो। देखो यहां से लेके ये एक्स वाई, एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, राइट। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक मैं कितना आया हूँ, वाई। यहां से लेके यहां तक मैं कितना आया हूँ, जेड, ठीक है ना। तो देखो ये जो दूरी है, ये जेड है ना। तो ये दूरी जेड है, ये वाली दूरी। अब आप इमेजिन करो 3D में, आप इमेजिन करो बेटा 3D में। देखो, कंसीडर इट एज ए फ्लोर, ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है। सपोज करो जिस फ्लोर पे अपन बैठे हैं वही फ्लोर है ये। इमेजिन हो रहा है, जिस फ्लोर पे अपन बैठे हैं वही फ्लोर है ये। इमेजिन हो रहा है बेटा, खुशी। इस फ्लोर का ये वाला कोना, यहां मैं बैठा हूं, यहां मैं बैठा हूं, है ना, ये वाला जो वर्टेक्स मैंने कहा, ठीक है ना। अब ये वो बॉटल थी, ये वो बॉटल थी।
तो ये फ्लोर से ऊपर कितनी है, ये इस पॉइंट के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है फ्लोर पे, वो ये वाला पॉइंट है, चेक करो। ये बॉटल के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, ये फ्लोर है। तो इस फ्लोर से ये बॉटल ऊपर कितनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्चुअली बराबर है। अब वो इमेजिन करो कि ये ऐसे है, तो ये मान लो बॉटल यहाँ है ना, बॉटल यहाँ है, बॉटल मान लो यहाँ है, तो इससे ये दूरी और कोने से उसके बराबर पैरेलल दूरी बराबर है कि नहीं है ना? तो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरी, जेड है। अब मैं क्यों ये सब डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूं, क्योंकि अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बार बार इसी डायग्राम का रेफरेंस लूंगा कि बताओ ये दूरी कितनी है। तो आपको क्या आप समझ में आया, देखो ये दूरी कितनी है जल्दी से बताओ, ये दूरी और ये दूरी इक्वल है कि नहीं है? ऐसे मत मानो 2D में तो सर ये बड़ी दिख रही है, ऐसे 3D में इमेजिन करो, ये दूरी इक्वल है, जेड है ये, है ना? और बताओ ये दूरी और ये दूरी एक्स वाई है, और एक्स एक्स कौन सी होगी, ये वाली दूरी, है ना? और साथ में अब यहाँ पे आप इमेजिन करो कि ये पॉइंट ऐसे निकल के ऐसे बाहर आ रहा है ना, पॉइंट इससे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है ना, तो ये वाली दूरी कौन सी होगी, चेक करो उसमें, ये वाली दूरी कौन सी होगी? यही वाली होगी। इसको इस वाले फिगर में बस इसी से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है ना, इस वाले फिगर के अंदर केवल इसी लेंथ से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है इस एक्स वाली दूरी को। समझ में आ गई? वाई और जेड को दो तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट, क्योंकि तीनों एक्सिस को तीनों तरीके से नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे हम, किसी भी दो को कर पाएंगे और एक को इमेजिन करना पड़ेगा। फिर से आओ, देखो वाई और जेड तो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, वाई कौन सा है, एक तो ये एक ये वाई है, ठीक है। जेड कौन सा है बोलो, एक ये एक ये। और एक्स कौन सा है बताओ, एक्स कौन सा है बताओ, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है। अच्छा वाई ये भी है, चेक करो, वाई ये भी है, वाई ये भी है। अभी आप कहोगे अब ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है बेटा, ये फ्लोर पे है इसलिए ज्यादा दिख रहा है ना? ये भी वाई है, ये भी वाई है, और ये भी वाई है। समझ आया क्या? बताओ समझ आया? ये तीनों वाई हैं, वाई वाई वाई। अब इधर तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, इधर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है, जेड है, और ये क्या है, एक्स है। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, तो इस पॉइंट पी को ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, ये पॉइंट पी है, इसको इस ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, तो एक वेक्टर मिला मुझे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिली। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो आई कैन से वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी इज द इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन 3D। 3D के अंदर पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर का नाम क्या हो गया, वेक्टर ओपी। इनिशियल पॉइंट क्या ले लेना पड़ेगा, ओरिजिन लेना पड़ेगा, ठीक है डन। मैंने कहा क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, बोलो क्या होगा, नाम क्या होगा उसका, क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा, केवल नाम बोलो। ओ क्यू, इनिशियल पॉइंट ओ ले लो। वेक्टर पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा, वेक्टर ओ है। पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा, ओ सी। नहीं अटकोगे अब, कभी भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछूं, उस पॉइंट से पीछे उसका इनिशियल पॉइंट ओ लगा दो, दैट्स इट, बस इतना का नाम तो ये होगा। अब अंदर क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, नाम तो यही हो जाएगा उसका। चलो ये डायग्राम डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया आपने, लिख लिया आपने, बना लिया, आ जाओ नीचे लिखो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इन ए 3D स्पेस इज ए वेक्टर, वेक्टर ओपी ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी। यही बात कही हमने, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इन ए 3D स्पेस, इट इज एक्चुअली वेक्टर ओपी। कहां से ड्रॉन किया गया, हम ओरिजिन से कहां खत्म किया गया, जिस पॉइंट की बात कर रहे थे उसी पॉइंट पे खत्म किया गया। ये लिख लिया अपना। ठीक है, चलो
अब अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं वेक्टर ओपी, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर आर एस, वेक्टर ए बी। इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं वेक्टर ए बी की बात करी अपन, कल से बात कर रहे हैं वेक्टर ओपी की, अभी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी की बात करी, वेक्टर पी क्यू की बात करी। इन सब वेक्टर्स के अपन केवल और केवल नाम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नाम। जैसे मैंने कहा एबीसीडी इज ए स्क्वायर, तो एबीसीडी तो उस स्क्वायर का नाम है। उसके अंदर उसकी लेंथ क्या है सर, उसकी ब्रेड्थ क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है, उसके एरिया क्या है, उसका डायगोनल्स क्या है, ये सब उसके अंदर की बातें हैं। तो अब अपन वेक्टर के अंदर घुस रहे हैं। अब अपन वेक्टर को ऐसे जैसे स्क्रीन को जूम करते हैं, वेक्टर ओपी तो दिख रहा है ऐसे, है ना, उसको जूम किया तो उसके अंदर के उसके कंपोनेंट्स दिखे। तो अब अपन वेक्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। लिखो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। तो उसके कंपोनेंट्स में कुछ कंपोनेंट्स तो उसके मैग्नीट्यूड बताने वाले कंपोनेंट्स होंगे और कुछ कंपोनेंट्स उसके डायरेक्शन बताने वाले कंपोनेंट्स होंगे। राइट? ठीक है। तो मैं पहले की तरह ही आपको पहले काम करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, ये लिख दो। लिख दो एक बार, फिर अपन चलते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पर। जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा लिख दो, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। लिख लिया जितना भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? हाल फिलहाल जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उतना लिख लो। ये थोड़ा सा और नीचे जूम कर देता हूँ, इतना लिखो एक बार। लिख दिया? चलो अब मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, कुछ बात करते हैं। लेट्स से कि ये एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इट इज अ वेक्टर, ये पेन दिख रहा है, इट इज एक्चुअली वेक्टर। ठीक है ना? इस वेक्टर का नाम जो भी है, लेट्स से इसका नाम ओपी वेक्टर, ये जिसकी बात अपन कर रहे हैं, ये ओरिजिन है और ये पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बन गया ये ओपी वेक्टर। अब आप कह रहे हो सर ये जो ओपी वेक्टर है ये आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब इस लाइन सेगमेंट की लंबाई भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। अब तक अपन बात कर रहे थे डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या लेफ्ट राइट या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है। अब अपन डायरेक्शन को क्वांटिटी के टर्म्स में बोलेंगे, मतलब नंबर्स की फॉर्म में बोलेंगे। किस फॉर्म में बोलेंगे? नंबर फॉर्म में। कैसे बोलेंगे? इस वेक्टर की डायरेक्शन है, ध्यान से सुना, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट, जेड एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट। यानी अब की बार अपन डायरेक्शन बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दूर है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना गया, जेड एक्सिस के अलोंग कितना गया। इन टर्म्स में अपन डायरेक्शन बोलेंगे, इस टर्म्स में अपन डायरेक्शन बोलेंगे। यानी कि अब की बार आपकी अब से अपनी डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बताएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अपने को डायरेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? डायरेक्शन बताएंगे। ये चीज समझ में आई? ठीक है। जैसे अपने वहां पे क्वाड्रेंट्स होते थे, अब यहाँ पे ऑक्टेट्स होंगे। क्या होंगे? ऑक्टेट्स, है ना? तो 8 ऑक्टेट्स होते हैं, है ना, और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो 2D प्लेन पे अपने को डायरेक्शन 4 क्वाड्रेंट से पता चलती थी। जैसे मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है, जैसे मैंने कहा दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट उसकी डायरेक्शन बता रहा है ना भाई, हाँ कहाँ पर है वो, थर्ड क्वाड्रेंट में है। जरूरी थोड़ा ना कि मैं उसको जनरल जो हमारी दुनिया में डायरेक्शन होती है ऐसे बोलूं कि नॉर्थ में कि वेस्ट में कि ईस्ट में। अगर मैंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो बोलना भी तो डायरेक्शन बताना ही है, कोई प्रॉब्लम? ओके। एंड जब मैं 3D स्पेस में आया, तो 3D स्पेस में जब अपन ऑक्टेट्स की बात कर रहे हैं, या केवल मैं इतना कह दूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट गया, वाई एक्सिस के अलोंग 6 यूनिट गया और जेड एक्सिस के अलोंग 10 यूनिट्स गया, तो ये जो मैंने बोला ये भी तो डायरेक्शन बताई कि नहीं बताई? बताई कि नहीं बताई? बताई कि नहीं बताई? बताओ। ठीक है ना? तो इसीलिए
एक्स एक्सिस के अलोंग जाना, वाई एक्सिस के अलोंग जाना और जेड एक्सिस के अलोंग जाने को हम कह देते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या कह देते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाना को कहते हैं आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाना को क्या कहते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट को जाना को कहते हैं जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाना, एक यूनिट जाके रुक जाना, इसको क्या कहते हैं? के कैप। क्या कहते हैं इसको? के कैप। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, एक यूनिट जाना है यानी यूनिट वेक्टर, जिसके मैग्नीट्यूड एक यूनिट है। कल सीखा था ना टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। यहां तक कोई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब समझो चीज को कि मैं यहां से सपोज करो ये पुलिया ने यहां तक गया, तो मैंने कहा कि मेरी पोजीशन बताओ। पुलिया पे खड़े होकर मैंने पोजीशन पूछी आपसे, है ना? तो सपोज करो जैसे कोरियर बॉय आता है, मान लो कोरियर बॉय खड़ा है, चलो मैं नहीं गया, कोरियर बॉय खड़ा है वहां पे, है ना? तो मैं उसको क्या कहूंगा? ऐसे आके ऐसे आ जा। क्या कहूंगा मैं उसको? मेरे तक आने के लिए उसको क्या कहूंगा? ऐसे आके ऐसे आ जा। और मोर प्रिसाइसली मैं उसको क्या कहूंगा? टुवर्ड्स द नॉर्थ 10 मीटर चल। मोर मोर प्रिसाइसली मैं इसको क्या कहूंगा? टुवर्ड्स द साउथ, ये साउथ डायरेक्शन है मान लो, अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करते हैं। टुवर्ड्स द साउथ, या ऐसे कहेंगे टोंक साइड, जयपुर साइड ऐसे कहेंगे अपन उसको। टोंक साइड तो तू चल ले 50 मीटर, फिर वापस इधर पहाड़ की साइड या लेट से कौन सा वेस्ट साइड, वेस्ट साइड तू चल ले 10 मीटर, तो तू मेरे घर में पहुंच जाएगा और डोरबेल बजा ले। ऐसे ही समझाते हो उसको। अब 3D स्पेस में कैसे चलाएंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग चल ले 4 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग चल रहे, जैसे मान लो मैं यहां पर हूं, अब मैं बताया कैसे समझा रहा हूं। ओरिजिन पे खड़ा है कोई कोरियर बॉय, मैं कहूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग चल 4 यूनिट, यहां आ गया अभी वो। वाई एक्सिस के अलोंग चल 10 यूनिट, अब इस पॉइंट के, इस बॉटल के जस्ट नीचे खड़ा है वो। जेड एक्सिस के अलोंग चल तू 7 यूनिट, पहुंच गए पॉइंट पे। समझ आया? समझ आया क्या? यहां आ जाओ। अगेन मान लो ये पॉइंट है मेरा, है ना? मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं। एक्स एक्सिस के अलोंग चल तू कुछ भी यूनिट, 4 यूनिट चल। फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। यहां आ गए अपन, 10 यूनिट चल गए। अब यहां से ऊपर उठोगे, ऊपर आ गए अपन, जेड एक्सिस के अलोंग 6 यूनिट चल गए। तो ये तीन चीजें चलने के बाद मैं पॉइंट पे पहुंच सकता हूं, पहुंच सकता हूं। अब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप 4 यूनिट चल रहे हो और 1 यूनिट चलने को आप आई कैप कहते हो, तो 4 यूनिट चलने को 4 आई कैप कहोगे। वाई एक्सिस अगर अपन 5 यूनिट चले और वाई एक्सिस के अलोंग, जरूरी थोड़ी ना, सुनो, जरूरी थोड़ा ना वाई एक्सिस के अलोंग चलना, वाई एक्सिस पर ही चलना है। वाई एक्सिस के अलोंग चलना, वाई एक्सिस के पैरेलल चलना भी तो हो सकता है। तो वाई एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस पे तो मैं एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे चला है ना, पैरेलल नहीं चला। वाई एक्सिस पे मैं एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे नहीं चल रहा हूँ, उसके पैरेलल चल रहा हूँ, उसके पैरेलल चल रहा हूँ। और फिर जेड एक्सिस पे भी मैं जेड एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे नहीं चल रहा हूँ, मैं जेड एक्सिस के क्या चल रहा हूँ? पैरेलल चल रहा हूँ। भाई इस फ्लोर पे मैं कभी भी फ्लोर से ऊपर उठूंगा तो जेड एक्सिस के अलोंग चलूंगा। ऐसा थोड़ा ना कि इस लाइन के सारे सारे ही चलूं तभी जेड एक्सिस पे चलना है। इसके पैरेलल में इस फ्लोर पे कहीं पर भी ऊपर उठूंगा तो जेड एक्सिस के अलोंग चलना है कि नहीं है? तो मैं इस पॉइंट से जस्ट नीचे भी अगर जेड एक्सिस के ऊपर चल रहा हूं तो आई एम मूविंग अलोंग द जेड एक्सिस। समझ में आ गई? तो एक वेक्टर आर जो है, हमने क्या लिखा? वेक्टर को अब जनरल फॉर्म में वेक्टर आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर में, और 2 लेटर में वेक्टर ओपी से। ये चीज फिक्स करो पहले तो। किसी भी पॉइंट, जब हमको पॉइंट पता नहीं हो तो 3D स्पेस में उस पॉइंट को पी माना जाता है। क्या माना जाता है? पी। तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाती है? ओपी। और सिंगल लेटर में उसको किससे डिनोट किया जाता है? वेक्टर आर। जनरल फॉर्म में वेक्टर हमेशा किस में मिलेगा आपको? वेक्टर आर में मिलेगा। तो ए वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द कंपोनेंट फॉर्म एज गिवन बिलो। आर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। अब खूब सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर यहाँ प्लस क्यों लगाते हो आप? भाई इसकी कंपोनेंट फॉर्म आप ऐसे कहो ना कि एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स कहते हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो आप इसकी कंपोनेंट फॉर्म ऐसे कहो। तो सुनो, जब आपको वहां पे पहुंचना है, जैसे अभी पुलिया से यहाँ आना है, तो आप 40 मीटर नॉर्थ चलकर फिर 30 मीटर वेस्ट चलोगे। तो आप जो चले उसको तो प्लस ही करोगे ना। टोटल 70 मीटर चले, नहीं चले आप, 30 और 40 यूं, तो उसको प्लस करके ही तो बोलोगे। जैसे मैंने कहा कि लेट से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आओ, तो आप ऐसे ही तो कहोगे। जैसे इस पॉइंट पे चलने के लिए आप क्या कहोगे? टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस, टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस आप चलो लेटर से 3 यूनिट। लेकिन चल के रुकोगे थोड़ा ना, प्लस और चलो। वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस पर नहीं चलना है, वाई एक्सिस तो ये है,
वाई एक्सिस तो नहीं, वाई एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस पर नहीं चलना, वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, पैरेलल चलना है ना। जैसे अब यहाँ आ गए तो यहाँ से वापस थोड़ा ना ओरिजिन में जाके वाई एक्सिस पे चलोगे, है ना, इसके अलोंग चलना है। अलोंग द वाई एक्सिस सपोज करो मैंने कहा 4 यूनिट चलो, तो चल गए, चल गए, अब इस पॉइंट के जस्ट नीचे पहुंच गए। तो अब आगे जो चलोगे उसको प्लस ही तो कहोगे कि प्लस ये भी काम करना है। जैसे अपन कहते हैं ना कि यार मुझको आ जाना एसएसटी का काम करना है, प्लस मेरे को आ जाना मैथ्स का काम भी करना है, तो आपने प्लस क्यों बोला? क्योंकि आपको वो काम भी करना है, आपको वो काम भी करना है, तो जब आपको दोनों काम करने हैं, तो आप बीच में प्लस इमेजिन करो, प्लस ही तो कर रहे हैं हम, दोनों काम को सम ही तो कर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी कंपोनेंट फॉर्म के बीच में क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। यहां पर आप कितना एक्स एक्सिस के अलोंग चले वो एक्स कोऑर्डिनेट है, कितना वाई एक्सिस के अलोंग चले वो वाई कोऑर्डिनेट है, कितना जेड एक्सिस के अलोंग चले वो जेड कोऑर्डिनेट है। इसलिए एक्स वाई जेड को इसके स्केलर कंपोनेंट्स बोले जाते हैं। दो कंपोनेंट्स मिलेंगे वेक्टर में, स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, ये डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स। तो एक्स वाई जेड तो होंगे स्केलर कंपोनेंट। ये क्या जानकारी देंगे? ये मैग्नीट्यूड की जानकारी देंगे। किसकी जानकारी देंगे? ये मैग्नीट्यूड। कैसे देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे अभी ये डेरिवेशन कहां से है, इस पे अभी एक बार पेंडिंग छोड़ो, अभी मैं लास्ट में बताता हूँ, है ना। एक बार के लिए आप याद रखो कि मैग्नीट्यूड, कल तक हम क्या सीख रहे थे कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऐसे होता है। होता क्या है ये नहीं सीख रहे थे, नाम बोलना कैसा ही है, जैसे 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ये तो इसका नाम है, मतलब इसको लिखने का तरीका है। लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला क्या है निकालने का? फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ओके फाइन। अब सुनो, और जो इसकी ये आई कैप जे कैप के कैप है, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स है, ये डायरेक्शन बताएंगे। एंड आई कैप जे कैप के कैप टेल द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लिखो। आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर से के रेफरेंस में एक्सरसाइज 1 एंड 2 में थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज वे में दिया हुआ है ना। हमने कोशिश करी है कि हम उसी फॉर्म में जिसकी जिस चीज को जहां पे समझाने की जरूरत है वहीं समझाएं, ठीक है ना। कंपोनेंट फॉर्म बाद में दे रखा है, पोजीशन वेक्टर पहले ही दे दिया। एक्सरसाइज 1 में उसका क्वेश्चन नहीं है ना, तो थोड़ा अनऑर्गेनाइज है, हमने बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब इसकी बात करें, फॉर्मूला कहाँ से आया? कभी सोचा है फॉर्मूला कहाँ से आया? ये डायरेक्ट याद ही किया है? नहीं सोचा? नहीं सोचा, यस। तो मुझे एक चीज बताओ, एक 2D प्लेन पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो आपने निकाला ही होगा। ये क्या है? ये वेक्टर ओपी की जो लेंथ है ये क्या है? पी और ओ के बीच की डिस्टेंस ही तो है। ये पी है, ये ओ है, इसके बीच की डिस्टेंस ही तो है। तो एक्चुअली आप डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी तो निकाल रहे हो। तो अगर एक 2D प्लेन पर पी होता और ये ओ होता और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होते 2D प्लेन पे, तो डिस्टेंस कैसे निकालते? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं। तो डिस्टेंस ओपी क्या निकलती है वहां पे? टेल मी, क्या निकलती? यही तो निकलती, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकलती, बोलो। जैसे निकलती, बोलो ऐसे निकलती। अब सुनो, लेट से कैसे समझाऊं मैं आपको। लेट से मान लो ये दीवार है ना, दीवार पे मान लो कोई एक पॉइंट ले लो। लेट से ये प्लग दिख रहा है रेड कलर का, ये एक पॉइंट है इस दीवार पे, है ना, ठीक है ना। इसकी दूरी निकालनी है ओरिजिन से। एक इसको प्लेन मानो, इसको क्या मान लो? इट इज अ प्लेन, है ना। तो लेट से ये प्लेन है, तो ये है एक्स एक्सिस, और ऐसे मान लो ये है वाई एक्सिस, क्योंकि इस प्लेन के रेफरेंस में तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी। और फिर उसके इस दीवार के रेफरेंस में फिर हमको ये जेड एक्सिस माननी पड़ेगी। अगर अपन स्पेस में आएंगे, स्पेस में आने का मतलब होता है प्लेन से बाहर आना, तो प्लेन से बाहर में आएंगे तो ये जेड एक्सिस माननी पड़ेगी। इसमें ये मान लो एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस, और उस ओरिजिन से इसकी दूरी निकालनी है। तो आपने क्या निकाल लिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो अब इमेजिन करो उस पॉइंट से इस ओरिजिन की दूरी कितनी है? यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट उठ के चला गया ऐसे स्पेस में, वहां चला गया। कहाँ चला गया? वहां चला गया, है ना। तो मुझे बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे परपेंडिकुलरली कनेक्टेड है। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं उठा के स्पेस में ले जाऊंगा, तो अब ये यहाँ आ गया, तो ये इस पॉइंट से वापस इस प्लग तक की एक लाइन बनाऊंगा, तो वो लाइन परपेंडिकुलर ही तो होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। तो वो अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। कौन सी लाइन? ध्यान से सुनो, कौन सी लाइन? इस प्लग से इस पॉइंट वाली लाइन, इस प्लग से इस पॉइंट वाली लाइन, इससे ये ओरिजिन वाली लाइन, और इससे ये वाली लाइन। ये तीन लाइंस इमेजिन करो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। ये इससे ओरिजिन, ओरिजिन से ये प्लग, दीवार के सारे सारे प्लग, और प्लग से फिर इस पॉइंट, ये एक अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, जिसकी हाइपोटेन्यूज तो ये है, जिसकी हाइपोटेन्यूज तो ये है,
ये लंबाई ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, √(x²+ y²), और ये लंबाई z है। तो अब आपको इसका स्क्वायर करना है प्लस z का स्क्वायर करना है और होल रूट अगेन लगाना है। 3D में आने के बाद आपको इसका स्क्वायर करना है, समझ आया ना? 3D में आने के बाद आपको क्या करना है, क्या क्या, ये तो आपके 2D का काम था सारा ना, ये तो था आपके 2D का काम। एक्चुअली क्लास 11 में बताया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला ना। ये तो था आपके 2D का काम। इसमें आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा एक तो जेड स्क्वायर जोड़ोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ये तो 2D के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला था। इस डिस्टेंस का भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, जेड का स्क्वायर कर दोगे, रूट लगा दोगे। तो इसका जब हम करेंगे तो ये देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आएगा, x² + y² + z², ये है। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है, ओके। कहने का मतलब ये है कि 2D प्लेन पे जो हाइपोटेन्यूस बन रही है, सुनो ध्यान से, 2D प्लेन पे जो हाइपोटेन्यूस बन रही है ना, वो 3D प्लेन में केवल एक साइड के काम कर रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की। 3D स्पेस में अगेन एक जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, पिछले वाली हाइपोटेन्यूस उसकी केवल एक साइड है ना। और 3D स्पेस में जो हाइपोटेन्यूस है वो अपने को निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए अगेन उस साइड का स्क्वायर कर देंगे, और जो जेड एक नई एक्सिस पैदा करी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया। आपकी बुक में कहीं भी ऐसी चीज गिवन नहीं होगी। पता है क्यों नहीं गिवन होगी? क्योंकि 11th में गिवन है। क्योंकि इस चीज कहाँ गिवन है, 11th में गिवन है। चलिए, तो यहां तक लिख लिया। नाउ व्हाट? तो अब अगेन आप एक पोजीशन, आप एक पॉइंट बनाओ P, X, Y, Z एक 3D स्पेस में, और अब अपन इसकी कंपोनेंट फॉर्म से इसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। अब इसकी कंपोनेंट फॉर्म से हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इसको। बना दिया? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लिख ही रहे हो बस अब, है ना। क्या होता है जब अपन जैसे कोई चीज लिख दिया, जब मैंने समझाना शुरू किया तो हो सकता है उसके आगे की भी चीज समझा दी, है ना। तो ये थोड़ी सी आगे की चीज समझा चुका हूँ ऑलरेडी, अब बस अपन लिख रहे हैं। एक पॉइंट है, मान लो x, y, z एक 3D स्पेस में। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट P का, उसको अपन वेक्टर OP कहेंगे, और सिंगल लेटर में अपन वेक्टर R कहते हैं, यही कहते हैं। तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, xi कैप + yj कैप + zk कैप, जहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाना डिस्क्राइब होता है आई कैप से, जहां पर वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाना डिस्क्राइब होता है जे कैप से, और जहां पर जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाना डिस्क्राइब हो जाता है के कैप से। तो आप एक यूनिट जाते तो आप आई कैप होते ना, आप तो एक्स यूनिट्स गए हो तो एक्स आई कैप। आप अगर एक यूनिट जाते तो जे कैप कहते हैं ना, लेकिन आप तो वाई यूनिट्स गए हो वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई जे कैप। और अगर आपको एक ही यूनिट जाना होता जेड एक्सिस के अलोंग तो आप के कैप कहते हैं, लेकिन आप तो कितने यूनिट्स गए, जेड यूनिट्स गए, तो जेड के कैप। और आपने तीनों ही काम किए हैं, तो इसलिए बीच में क्या लग गया, प्लस एक्स आई कैप + वाई जे कैप + जेड के कैप, तब जाके आप इस पॉइंट तक पहुंचे। डन। ठीक है, हेयर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, दैट इज वेक्टर OP, और स्मॉल लेटर में क्या लिखते हैं, वेक्टर R इज गिवन बाय वेक्टर OP कह दो या वेक्टर R कह दो, इक्वल टू एक्स आई के + वाई जेड के + जेड के। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। देखो, इस चैप्टर में जब तक, अगर आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल क्लियर करना है हर एक चीज, तो उसका एक तरीका है, स्टार्ट आस्किंग डाउट्स। आपके मन में जो भी खलबली चलेगी, चल रही होती है कई बार बच्चे के मन में, लेकिन वो किसी भी कारण से पूछ नहीं पाता है ना, झिझक मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो आप पूछ लो, खुले में पूछ लो, है ना। तो ही इस चैप्टर और अगले वाले चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होंगे, है ना। ठीक है, तो एक्स आई कैप + वाई जे कैप + जेड के कैप इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P।
ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिख दी हमने। पिछले वाली स्क्रीन पे हमने इसका केवल नाम लिखा था, और नाम इसका दो तरीके से था। एक तो था डबल लेटर में ऐसे, सिंगल लेटर में ऐसे, और अब अपन इसको खोल के जूम कर दिया उसको, तो जूम किया तो उसके अंदर एक तो मिला अपने को एक्स आई कैप, एक मिला वाई जेड कैप, और एक मिला जेड के कैप। ये तीन कंपोनेंट्स मिल गए, जिसमें से एक्स वाई जेड टेल द मैग्नीट्यूड, आई कैप जे कैप के कैप टेल द डायरेक्शन। ठीक है भाई, आधे मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि एक्स वाई एंड जेड किस चीज की जानकारी देते हैं एक वेक्टर आर में, तो मैग्नीट्यूड की जानकारी देते हैं। वो स्केलर कंपोनेंट्स और किसकी जानकारी देते हैं, मैग्नीट्यूड की। कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम का रूट, है ना। ठीक है, और आई कैप जे कैप के कैप किसकी जानकारी दे रहे हैं आपको, डायरेक्शन की जानकारी दे रहे हैं। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप इज अलोंग जेड कैप जेड। कोई क्या डायरेक्शन कैसे, इसमें ना तो उसने वेक्टर ने ये बताया कि ईस्ट की साइड जाओ वेस्ट की साइड, इसने ये तो बताया एक्स एक्सिस के अलोंग जाओ, वाई एक्सिस के अलोंग जाओ, और जेड एक्सिस के अलोंग जाओ। ये भी तो बताना, डायरेक्शन बताना ही होता है। ओके, ठीक है। बिकॉज एक 3D स्पेस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं चलता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस चलता है। ठीक है, अभी अपन जैसे मान लो वो पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट आता है, क्या बोलते हैं, जिसमें स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं, अर्थ की स्टडी स्टडी होती है। जियोलॉजी होती है क्या, नहीं, ज्योग्राफी होती है शायद, है ज्योग्राफी होती है। वहां पे अपन एक किसी की लोकेशन ऐसे देते हैं, आपने सुना होगा, आपने आपके फोन में देखा होगा, या कभी मूवी या वेब सीरीज में देखा होगा, इसकी लोकेशन है 10 डिग्री अल्टीट्यूड, पता नहीं ऐसे ऐसे ऐसी भाषा होती है। वो भी डायरेक्शन ही बता रहे हैं आपके, वो भी आपको डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन बताने की परिभाषा अलग है। तो एक 3D स्पेस में या एक 2D प्लेन में डायरेक्शन बताने की परिभाषा यही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड। वो भी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बता रहे हैं ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ही डायरेक्शन बताने की परिभाषा है। एक यूनिट चलना आई कैप, एक यूनिट चलना जे कैप, एक यूनिट चलना के कैप। चलते हैं आगे, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। करिए हेडिंग नोट डाउन। अब कुछ डिफरेंट जोन में लेके चलते हैं आपको, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, ठीक है। देखो बेटा, एक वेक्टर बनाया हुआ है ओपी। अब मैं अगेन एंड अगेन वही बात कहूंगा, जैसे ये वेक्टर, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी जब मैं पढ़ाई करता था 11th 12th में, जब मैं था, तो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी। जैसे टीचर ये ओपी बनाता था ना, मैं इस ओपी को केवल और केवल इस स्क्रीन तक सीमित मानता था, मतलब मैं इसको 2D में इमेजिन कर पाता था। और बाद में जाके जब ये चैप्टर खत्म हुआ और मुझे समझ आया कि यार मुझे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आ रहे, वापस जब मैंने दोबारा रिवीजन किया, तो मैंने बस एक काम किया, इस ओपी को मैंने स्पेस में मानना शुरू किया। किस में मानना शुरू किया, और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए। ठीक है, ओके, यहां तक एक बार ड्रॉ करो, फिर कुछ बात करते हैं आपसे। टेल मी वन थिंग, 2D के अंदर हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, बिकॉज वेक्टर इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी स्ट्रेट लाइन। तो मैं एक बार वापस आऊंगा स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स इन द 2D। लेट से ये एक 2D प्लेन है भाई, स्टार्ट तो देखो हर एक टॉपिक को 2D से करना पड़ेगा, अभी वहां क्या था और यहाँ क्या डिफरेंस है ना। लेट से इट इज ए 2D प्लेन, और मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम केवल और केवल इस स्ट्रेट लाइन के बार बार स्लोप की बात करते थे। किसकी बात करते थे, स्लोप की बात करते थे। और स्लोप के डेफिनेशन क्या थी, टेन थीटा, है ना, जहां पे थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता था, होता था, ऐसा एंगल होता था थीटा। क्यों हमने वाई एक्सिस के साथ बने हुए एंगल की बात नहीं करी, इस चीज का जवाब दो। क्योंकि वाई एक्सिस के साथ भी इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि नहीं है भाई। एक 2D प्लेन पर अगर हमको एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल पता चल जाए, तो वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल भी इनडायरेक्टली हमको पता है। कैसे, 90 माइनस थीटा। अभी इस वाली लाइन से नहीं समझ आ रहा, तो इस वाली लाइन से पकड़ लो बेटा। ये एंगल अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है, तो टोटल 90 है, तो इधर वाला कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा। और मोर ऑफन अगर इस लाइन में भी अगर आपको डिमोन्स्ट्रेट कराऊं, तो देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 है ही सही, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो 90 तो वही ले गया, बचा कितना 90, तो ये थीटा तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक्सिस के साथ बना हुआ 90।
तो ये चीज क्लियर है कि 2D प्लेन में हमको अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है जिसको अपन थीटा से डिनोट कराते थे, तो वाई एक्सिस के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, 90 माइनस थीटा। बट ऐसा बट ऐसा 3D स्पेस में पॉसिबल या फिक्स्ड नहीं है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो आप वाई एक्सिस से निकाल लो, या वाई एक्सिस से गिवन हो तो जेड एक्सिस से निकाल लो, या जेड एक्सिस से गिवन हो तो एक्स एक्सिस से निकाल लो। हाँ, किसी भी दो से गिवन है तब आप तीसरे से जरूर निकाल सकते हो, समझ गए? मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो से गिवन है तो आप जेड एक्सिस से जरूर निकाल सकते हो। कुल मिला के इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल होगा, जैसे मैंने कह दिया एक्स एक्सिस का 30 डिग्री होगा तो वाई एक्सिस का 60 डिग्री होगा, 90 - 30, गलत। वाई एक्सिस के साथ भी 30 डिग्री हो सकता है, दोनों के साथ मिला के भी 30 डिग्री हो सकता है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेट से कि ये लाइन है, इधर देखो स्क्रीन में मेरी तरफ, ये लाइन है ना, ये जो इस दीवार के सारे सारे जा रही है, ये लाइन इस लाइन से भी 90 डिग्री से कनेक्टेड है, और ये लाइन इस लाइन से भी 90 डिग्री से कनेक्टेड है ना? जैसे ऐसे मानो ये लाइन, तो ये लाइन इसके साथ भी 90 डिग्री से कनेक्ट, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, देख पा रहे हो? और इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है, ऐसा थोड़ा ना था कि है ना इसका कुछ कनेक्शन है। मान लो ये लाइन ऐसे कर दी मैंने, देखो इधर देखो, ये लाइन ऐसे कर दी। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में करीब 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन इस लाइन और इस लाइन के बीच में आज भी 90 डिग्री का एंगल है ना? जेड एक्सिस के साथ इस लाइन का तो आज भी 90 डिग्री का ही एंगल है ना, इसको एक ट्राइंगल मान लो तो ऐसे करके, समझ गए? तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए अपने को तीनों एक्सिस के साथ एंगल को 3 लेटर्स देने पड़े, दैट वर अल्फा बीटा गामा। 2D स्पेस में एक से ही काम चल गया, थीटा, दैट्स इट, क्योंकि दूसरा तो 90 - थीटा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसीलिए 3D स्पेस में एक लाइन 3 एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, इसको हमने कह दिया, क्या कह दिया, अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि गामा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। ये एक्चुअली ये हवा में, अभी ये लाइन प्लेन पर मत मानो, ये लाइन तो हवा में है, ये लाइन क्या है, हवा में है। समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है। और मान लो इधर देखो, चलो एक बार इधर देखो, लेट से ये ओरिजिन है ना, तो ये एक पोजिशन वेक्टर है ऐसे, है ना? तो अब इसका एंगल विथ दिस एक्सिस क्या होगा, ये होगा। इसका एंगल विद दिस एक्सिस क्या होगा, ये होगा। और इसका एंगल विथ जेड एक्सिस क्या होगा, इस मेरी उंगली और इसके बीच का एंगल होगा ये, पकड़ पा रहे हो? ये वाला एंगल होगा। जेड एक्सिस कंटिन्यू होगी ना आगे, ये खत्म थोड़ा हो जाएगी, जेड एक्सिस कंटिन्यू होगी। तो इस एंगल, इस उंगली और इसके बीच का एंगल होगा, देखो, देख पा रहे हो? ठीक है ना? तो इसलिए मेरे पास 3 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तीनों का आपस में कनेक्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एंगल आ जाए तो बचे हुए दो आ जाएंगे, दो आ जाए तो बचे हुए तीसरा जरूर आ जाएगा, वो एक अलग के रिलेशन से अपन देखेंगे। तो इन सब के ऊपर कॉस लगा दें, तो इनके जो चीज हमको मिलती है, जो वैल्यू हमको मिलती है, उनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा पे भी हम कॉस लगा दें, बीटा पर भी हम कॉस लगा दें, और गामा पर भी हम कॉस लगा दें, तो क्या मिल जाता है अपने को, डायरेक्शन कोसाइंस। दैट मींस 2D के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था, होता टेन टेन थीटा। कभी भी मैंने साइन थीटा कोस थीटा नहीं निकाला, स्लोप के लिए आपने टेन थीटा निकाला। और 3D के लिए जो सबसे सिग्निफिकेंट रेशियो है वो क्या है, कॉस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस। तो इतना लिख दिया सबने, डॉट भी कर लिया। तो ये वाला एंगल है अल्फा के साथ बना हुआ, देखो ध्यान से, ऐसे मत कह देना ये 180 से ज्यादा एंगल है, नहीं, ये 180 से ज्यादा एंगल आपको 2D पे दिख रहा है, ये एक्चुअली एक्यूट एंगल है, ये एक्चुअली वो इमेजिन करने की बात है ना। ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी, मतलब हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो जाए, लेकिन आप इमेजिन करो कि एक्यूट ही है, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे। तो लिख दो इसके बारे में। लेट अस सपोज वेक्टर ओपी मेक्स द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ही एंगल देखा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन इसके साथ ये वाला एंगल भी तो बना रही है। हाँ, नेगेटिव साइड वाला एंगल पूछ ले बेटा, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 180 से माइनस करके। जैसे कि मान लो ये वाई एक्सिस आगे कंटिन्यू कर ली मैंने, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है, मानते हो? ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है, मानते हो? तो ये लाइन अगर इसके साथ बीटा बना रही है तो नेगेटिव साइड के साथ 180 माइनस बीटा बना रही है ना। तो वो नेगेटिव साइड वाला एंगल आप निकाल सकते हो जब भी चाहो, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ही मानते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं है? लेट से एक 2D प्लेन पर मान लो ये लाइन यहां से गुजरी, तो कोई बच्चा तो ये भी कहता है कि सर ये तो पॉजिटिव साइड के साथ एंगल ही नहीं बना रही, क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो वो वाई एक्सिस से टकरा ही नहीं रही।
वो एक्स एक्सिस के साथ कहां टकरा रही है, नेगेटिव साइड में टकरा रही है। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि जिस भी पॉइंट से इंटरसेक्शन हुआ या वो लाइन एक्स एक्सिस टूटी, तो उसका राइट साइड पॉजिटिव साइड होता है और उसका लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड। तो ये वाला एंगल पॉजिटिव साइड से बना हुआ एंगल माना जाएगा। ऐसा नहीं कहोगे कि सर मैं तो एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव साइड बैठा हूं ना, तो ये तो नेगेटिव साइड वाला एंगल है, नहीं। उससे राइट साइड बैठे हो तो राइट साइड इज ऑल पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड इज ऑल नेगेटिव साइड। डन, ठीक है ना। और मेथड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ये कई बार पहले आपको 2D में बताया हुआ, 3D में बताया हुआ। लेट अस सपोज वेक्टर ओपी makes the angles alpha beta and gamma with the positive side of x axis, y axis and z axis respectively भी लगा दो यहाँ पे, then the cosines, then the cosines of these three angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, are called the direction cosines of vector OP and they are denoted, अब इनको लेटर का नाम दे दिया। जैसे वहां पे m था, याद करो 2D में m था ओनली, स्लोप m है ना, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस 3 है, तो L M N। तो अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का मैटर होता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उनको L M N नाम दिया गया जब M लेटर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है 2D के अंदर। इनको कुछ और नाम देना चाहिए था बट नहीं दिया, तो ये हमेशा कंफ्यूजन का कारण बनता है। M अगर 2D में कहें तो स्लोप है, 2D में कहें तो M स्लोप है, 3D में कहें तो वो कॉस बीटा है, वाई एक्सिस के साथ बने हुए एंगल का कॉस है ना, ठीक है। ठीक है खुशी। 2D में m का मतलब क्या होता है, स्लोप। अभी अपन ने m कई बार निकाला है कैलकुलस में, कैलकुलस में हमने कई बार m, थैंक गॉड की कैलकुलस 3D में नहीं है 12th क्लास में, है ना। कैलकुलस 2D में ही सीखी हमने, टोटल कर्व्स जितने भी बनाए, पैराबोला बनाया, हाइपरबोला, वो 2D में बनाया, राइट। ओके ओके, इतना लिख दिया। दे आर डिनोटेड बाय द लेटर्स L M N। ओके, दैट इज L बोले तो कॉस अल्फा, L बोले तो कॉस अल्फा, M बोले तो कॉस बीटा एंड N बोले तो कॉस। अब एक लास्ट टॉपिक और है आज का, डायरेक्शन रेशियोस। इसके बाद इतना लिखो, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा। कल से अपन अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, अब कल से टोटली प्योर 10.2 इंट्रोडक्शन चलेगा। आज का क्लास ऐसे मान लो कुछ ऐसी चीज जो चैप्टर ने तो हमको नहीं बताई, बट आगे बढ़ने से पहले हमको जाननी जरूरी थी, नहीं तो हम अटक जाते या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, है ना। और ये कि यही चीज इसका थोड़ा 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 जिक्र 3D के इंट्रोडक्शन में वापस होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा, इससे कम होगा क्योंकि अभी अपन ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। एक तरीके से ये 3D का भी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। ओके, दे आर डिनोटेड बाय एल एम एन, दैट इज एल इक्वल टू कॉस अल्फा, बी एम इक्वल टू कॉस बीटा, है ना। देखो वैसे अल्फा का साइन ये होता है, ग्रीक लेटर्स है ना, अल्फा का साइन ये होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम हम अल्फा ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अल्फा ऐसे, बीटा ऐसे एंड गामा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये लेटर बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कितना भी बनाओ अच्छे से बनता ही नहीं है ना, किसी की। और ए में उसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है ना। हाँ, किसी की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है एंड वो बना देता है, उसकी एक अलग बात है, कई बच्चे बना भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, डायरेक्शन रेशियोज पे आ जाओ अब। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, द टॉपिक नेम इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ। ठीक है, लिख लिया, हेडिंग डाल ली। चलो हेडिंग डाल ली, तो लेट्स डिस्कस। अच्छा, नोट कर रहे हो पहले, चलो पहले नोट करो, फिर अगर करना स्टार्ट कर दिया तो खत्म करो, कोई बात नहीं, फिर बात करते हैं। इतना नोट करो पहले एक बार, फिर अपन बात करेंगे। और भी है ऑब्वियसली, बट एक बार इतना नोट करो। मैंने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, है ना। स्टार्ट करूं, सुनिए भाई। हमको तीन एंगल्स मिले एक लाइन ने जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ बनाए। उन तीन एंगल्स का नाम क्या था, अल्फा, बीटा, गामा।
इन पर जब हमने कॉस लगा दिया, जब इनमें हमने कॉस लगा दिया तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। क्या मिल गए? डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, इनको डायरेक्शन से क्यों डिनोट करा रहे हैं? क्योंकि अल्फा बीटा एंगल बताना भी डायरेक्शन बताने जैसा होता है ना। तो ये एक तरीके से डायरेक्शन बता रहे हैं, और ये कोसाइंस है, ये रेशियोज हैं जो कि डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब कोस अल्फा इज ए रेशियो, कोस बीटा इज ए रेशियो, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये रेशियो होकर भी डायरेक्शन बता रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो। तो ये इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने? एल। इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने? एम। इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने? एन। दिस इज व्हाट? एल। दिस इज व्हाट? एम। दिस इज व्हाट? एन। तो ये एलिमेंट का एक सेट मिल गया मुझे। ये 2 1 3 भी हो सकता है, ये 7 1 7,1,4, ये एलिमेंट का एक सेट मिल गया। अब इस सेट के मैंने मल्टीपल्स बनाने शुरू किए। क्या करें मैंने? इस सेट के मल्टीपल्स, जैसे कि इस एलिमेंट को मैंने ट्वाइस कर दिया। मान लो इस एलिमेंट को क्या कर दिया मैंने? इनटू 2 कर दिया, लेट्स से। तो यहाँ पे क्वांटिटी आई, यहाँ पे क्वांटिटी आई, यहाँ पे एलिमेंट पता होगा तो पता चलेगा क्या होगा, है ना। लेट्स से इसको मैंने इनटू 3 भी कर दिया। तो अगेन यहाँ पे क्वांटिटी आई, यहाँ पे क्वांटिटी आई, मल्टीपल से आना, इंटू इंटू करते जाओ, सबको करना है, एक को नहीं, दो को नहीं, तीनों को। मान लो इंटू 7 कर दिया, एक और क्वांटिटी आई, एक और क्वांटिटी आई, एक और क्वांटिटी आई। फिर मान लो मैंने इसको इंटू 8 कर दिया, तो एक और क्वांटिटी आई, एक और क्वांटिटी आई। तो ऐसे में इनफाइनाइट टाइम्स कर सकता हूँ बच्चों, ऐसे में इसको इनफाइनाइट टाइम्स कर सकता हूँ। तो हर बार जैसे मैं मल्टीपल बना रहा हूं तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सेट्स मिल रहे हैं। ये सेट नंबर 1 है, लेट से। ये सेट, ये तो ओरिजिनल सेट था ना, ये तो मान लो ओरिजिनल सेट था मेरा ना, डायरेक्शन कोसाइंस का सेट था, ओरिजिनल सेट मान लो। और ये मान लो फिर एक सेट 1 मिला मुझे। ये क्या मिला मुझे? सेट 2 मिला मुझे, 3 नंबर्स का सेट मिल रहा है। ये सेट 3 मिला मुझे, ये मुझे सेट 4 मिला, और ऐसे इनफाइनाइट सेट एन तक मुझे मिल सकते हैं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मिल सकते हैं। ये सारे के सारे सेट्स, ये सारे के सारे सेट्स उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस हैं। यानी डायरेक्शन रेशियोस होते तो एक बार में 3 ही है, लेकिन वो 3 3 के सेट में इनफाइनाइट हो सकते हैं। समझे? समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो L1 होता, M2 होता और N3 होता। एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर्स लेते हैं। तो इंटू 2 करने के बाद क्या आता? 2 4 6। इंटू 3 करने के बाद क्या आता? बोलो। 3 6 9। इंटू 7 करने के बाद क्या आता? 7 14 एंड 21। 7 21 8 से करने से क्या आता? बोलो। 8 16 24। तो एक सेट हो गया 2 4 6 का, ये भी डायरेक्शन रेशियो से। 3 6 9, ये भी दूसरा सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है। ये थर्ड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है, 7 14 एंड 21। ये फोर्थ सेट ऑफ 8 16 एंड 24, ये चौथा सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या समझ में आया? डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल्स, डायरेक्शन कोसाइंस के, डायरेक्शन कोसाइंस को एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, सबको एक सही। एल को अगर 2 से कराया तो एम को भी 2 से और एन को भी 2 से। उस कांस्टेंट को यहाँ पे बोल दिया जाता है लेमडा। क्या बोल दिया जाता है? यानी कि लेमडा मल्टीप्लाइड बाय ए डायरेक्शन कोसाइंस गिव्स मी द सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अब खास बात सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, इन सेट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं वो सेट भी मिलेगा जो एक्चुअली पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। क्या कहा मैंने? इन सेट के बीच, इनफाइनाइट सेट्स हैं, इन सेट के बीच में कहीं ना कहीं वो सेट भी मिलेगा जो एक्चुअली पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे मान लो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 7,8,9 थे, तो इन सेट में आपको 7,8,9 भी मिलेगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर, है ना। हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेट्स 3,6,9 ही रहे हो, या 7,14,21 ही रहे हो। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही डायरेक्शन रेशियोज हैं उसके वेक्टर के। लेकिन वही है ये कहना गलत है। उन डायरेक्शन रेशियोज के सेट में से वो केवल एक सेट है, केवल एक सेट है, वन ऑफ दो सेट्स। लेकिन है तो वो भी डायरेक्शन रेशियो से, है तो वो भी डायरेक्शन रेशियो से। समझ में आया के बाद अब बात ये आती है कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालना है या डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अगर डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन हम एल कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से निकालेंगे, एलएमएन निकल जाएगा, उसके कोई भी मल्टीपल कर देंगे, हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। और अगर डायरेक्शन कोस रेशियो से कोसाइंस निकालने तो उसके लिए फिर नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है, उस पर अपन बात करेंगे। बोलो डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन समझ में आ गई? बोलो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, बताओ बच्चों। बोलो खुशी, क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज? पॉइंट को भूल जाओ, मेरे को तो डेफिनेशन बताओ, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। कोऑर्डिनेट्स तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में से एक सेट है ओनली। जनरल डेफिनेशन क्या है डायरेक्शन रेशियो की? जनरल डेफिनेशन इज अ मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन। अब मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट, जैसे मैंने कहा 2 के मल्टीपल बताओ,
तो 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट मल्टीपल्स है। अब मैं कहूंगा 6 जो है 2 का मल्टीपल है ये तो मैं कहूंगा, लेकिन 6 ही 2 का मल्टीपल है ये तो नहीं कहूंगा। 6 ही थोड़ी ना, और भी है। तो उसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज क्या है, मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है। और वो बहुत सारे सेट्स मिल सकते हैं, उनमें से एक सेट वो भी होगा जो एक्चुअली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। समझ आया? चलो अब देखो उन्होंने क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। उन्होंने मतलब हमने लिखा है वैसे तो देखो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर एनी थ्री स्केलर्स। स्केलर्स होंगे ऑब्वियसली, ये नंबर्स है ना, इसमें कोई वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये क्वांटिटीज है ना। सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन ऑफ द के। एनी, देखो मैंने क्या लगाया, एनी। एनी मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ना, ये सेट्स बहुत सारे बन सकते हैं एबीसी के। इनको डिनोट एबीसी से किया जाता है डायरेक्शन रेशियोज को, और उनको किससे करते थे, एल एम एन से। अब ये एल एम एन और ये ए बी सी, क्योंकि ए बी सी इसके मल्टीपल है, तो एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी एक कांस्टेंट मिलेगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल होंगे। लेट्स से कि एलिमेंट थे मेरे 1 2 और 3, और एबीसी मैंने इनके मल्टीपल बना दिए, मान लो मैंने इनको 9 से गुना कर दिया, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा आ गया ये, है ना। तो 9 8 27 1 2 3 का मल्टीपल है, तो इसका रेशियो सबका बराबर है कि नहीं, 1/9 इक्वल टू 2/18 इक्वल टू 3/20। तो डेफिनेशन में क्या कह दिया कि ऐसे तीन नंबर्स, ऐसे तीन स्केलर्स जो डायरेक्शन कोसाइन से क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। अब डू वन थिंग, एक चीज सोचो कि सर ये सेट्स बहुत सारे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इस वेक्टर पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 3 6 है, तो अगले पॉइंट पे इसी का मल्टीपल रूप में कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। जैसे इसका दुगना कर दूं मैं, 6 18 और जो भी है इसका डबल कर दो, फिर अगला 3 गुना कर दो, फिर अगला 4, जितना डिस्टेंस चलते जाएंगे, मतलब 2 गुना डिस्टेंस चल दिया तो कोऑर्डिनेट्स डबल हो जाएंगे, 3 गुना डिस्टेंस चल दिया तो 3 गुना हो जाएंगे। इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे मिलते जाएंगे। इसीलिए वो जो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं ना, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, वही सारे डायरेक्शन रेशियोस है। वही सारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोस। अभी मैं जिस पॉइंट पे हूं वो भी है उनमें, उसके अलावा और सारे इनफाइनाइट भी है, वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल्स निकलेंगे सारे के सारे। समझ गए यहां तक? ओके, तो हमने क्या लिखा, यहां तक लिख लिया। तो यानी कि डायरेक्शन रेशियो ए कैसे निकालूंगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल। और अब अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो सबको लैम्डा से करना पड़ेगा, जैसे 2 से किया था तो सबको 2 से। तो बी कैसे निकलेगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एम। सी कैसे निकलेगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नीचे देखते हैं, अब उल्टा रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो यहां से क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो एल बाई ए करो या एम बाई बी करो या एन बाई सी करो, सब लैम्डा आएगा। ठीक है, सब लैम्डा आएगा। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि ये स्केलर्स भी इसी के डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं ना। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं किसके होते हैं, एक वेक्टर के होते हैं। किसके होते हैं, एक वेक्टर के होते हैं। तो अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, आर एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड भी इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, मतलब उसमें से एक सेट ये भी निकलेगा। डन। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे गिवन होते हैं बताओ। क्वेश्चन में कैसे आएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस है, नहीं ऐसे थोड़ा ना आएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होने का मतलब है आपको अल्फा बीटा गामा गिवन है, क्योंकि cos अल्फा एल, cos बीटा एम एंड cos गामा। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो आप ए बी सी और कैसे निकालोगे, कितने भी टाइम्स उसको कर दोगे। लेकिन उल्टा करते हैं, आपको अगर डायरेक्शन रेशियोस गिवन है और डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, डायरेक्शन रेशियोस कैसे गिवन होंगे बेटा, वेक्टर ही दे देगा, 3i के प्लस 4j के प्लस है, तो 3 4 5 उसमें क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, उसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो अगर आपको ए बी सी गिवन है, दैट मीन्स ये एक्स वाई जेड ये वाली वैल्यूज गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड ही तो आपके डायरेक्शन रेशियोज है अगर वेक्टर गिवन है। तो अगर आपको ये तीन चीजें गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला सुन लो। देन इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के कैसे निकालेंगे, देखो चेक करो। आर द थ्री डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर एंड द थ्री डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर गिवन बाय एल, तो आएगा एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एम आएगा वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड एन आएगा क्या, जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना।
और मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला हमको पता है ही सही, ऊपर हमने निकाला है, तो इसको फिर रिप्लेस करके ऐसे लिख देंगे। लिखो ये। और फिर एक इंपॉर्टेंट नोट, अभी मैं शुरू में बात कर रहा था ना आपसे कि अगर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा निकाल सकते हो, वो इस इंपॉर्टेंट नोट पे बेस्ड है, जो अभी अपन तीसरा आखिरी करने वाले हैं। हमने बहुत सारे टीचर देखे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर भी 5 मिनट में समझाया। मैं भी देखता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे यार को भी कहीं, तो 5 मिनट में तो पोजीशन वेक्टर खत्म हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वेक्टर अलजेब्रा, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी शुरू हो गया। बट ये हो सकता है कि वो रिवीजन करवा रहे हो। अब मैं एक्चुअली इतना डिटेल में नहीं देखता हूँ कि वो रिवीजन वीडियो है कि डिटेल्ड वीडियो है क्या। मैं नहीं मानता हूँ कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप 5 मिनट में पोजीशन वेक्टर समझा के बच्चे को क्लियर कट फिट कर सकते हो। और हो सकता है अगर मान लो 100 बच्चे हैं तो उसमें सबको कर सकते हो, मुश्किल से 10-5 बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि सबकी वो इंटेलेक्ट या इंटरेस्ट के, तो इंटेलेक्चुअल पावर सेम नहीं होती है ना। तो बाकी 90 बच्चों को अगर आपको पूरी क्लास को समझाना है तो आपको तो इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। एंड होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। ठीक है। तो एल, अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने पड़ जाए हैं तो कैसे निकालोगे? उसके डायरेक्शन रेशियोज को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। एंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाते हैं। लेट से मैंने कहा, बताना आप, है ना, वेक्टर आर इक्वल टू 7 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। अच्छा, माइनस कैसे जाएंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। अब मैंने बात भी नहीं करी इस मैटर में। यूनिट वेक्टर अगर अपन एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं जेड कैप। तो नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस भी चल चल सकते हैं ना, बताओ। नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस भी चल सकते हैं, जैसे हाँ बस जमीन के नीचे भी तो स्पेस है, नहीं है क्या, है ना। तो जमीन के नीचे वाले, नीचे कोई पॉइंट होगा तो यानी कि अपन माइनस जा रहे हैं। तो अगर मैंने -3 के कैप लिखा है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग में 3 यूनिट नेगेटिव गए हो, जमीन के अंदर गए हो, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना, ऐसे में सोचो ये कैसे हो गया। ओके, नाउ व्हाट, अब मैंने कहा इसके डायरेक्शन रेशियोस निकालो। कैसे निकालोगे सर? इसके डायरेक्शन रेशियोस तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें से एक सेट ये जरूर बनेगा, 7 1 -3। सही कहा क्या मैंने? डायरेक्शन रेशियोस तो कोई एक थोड़ी ना है कि मैं निकाल दूं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, लेकिन उसमें से एक सेट ये जरूर बनेगा, 7 1 -3। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो। अच्छा जी, तो ये एबीसी हो गए एक तरीके से मेरे। ये क्या हो गए? एबीसी। ए हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोस, ए 7, बी 1, सी -3। डन। अब डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल के दो, तो उसके लिए पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, चाहो तो अलग से निकाल लो पहले और फिर बाद में फॉर्मूला में रखो, चाहो तो फॉर्मूला में रख के निकाल लो। तो अलग से निकाल लेते हैं पहले एक बार। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैसे निकलेगा? अभी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया। एक्चुअली इट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ ही तो है ये। लेंथ कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करके बताया मैंने ना। तो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, बोलो जो भी आया, 49 50 50 एंड 9। अच्छा, इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर्स में आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको परफेक्ट स्क्वायर देगा, जो कि क्लास 10th में अमूमन होता था। अमूमन क्या होता था, ये रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता था। अभी आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो एक्सपेक्टेशन बार बार फेल होगी। ये जनरली नहीं निकल के आता, निकल के आ जाए तो अच्छी बात है। √59। सो टेल मी एल विल बी 7 डिवाइडेड बाय √59, m will be 1 डिवाइडेड बाय √59, एंड n will be 3 डिवाइडेड बाय √59। हो गया यहां तक? कोई डाउट नहीं है? अब एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन देखो, ये कर दिया आपने, ये आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। एक्चुअली एक्सरसाइज कौन सी अगली वाली, चैप्टर अगला वाला कौन सा है? 11th। 11.1 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। हम अभी डिस्कस करें क्योंकि देखो दोनों को मिक्स में डिस्कस करना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से एल स्क्वायर क्या होगा, खुशी? इसके पहले डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर करो। यस। टेल मी एम स्क्वायर क्या होगा? टेल मी एन स्क्वायर क्या होगा? 3। नाउ एड देम अप, इक्वल टू, बस यही लिखा हुआ है अगले नोट में। अगले नोट में यही लिखा हुआ है कि हमेशा किसी भी वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 आएगा। डायरेक्शन रेशियोस के स्क्वायर का सम 1 नहीं आएगा, याद रखना। डायरेक्शन कोसाइंस के ही स्क्वायर का सम 1 आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो एग्जैक्टली सेम आ जाए, क्योंकि एग्जैक्टली वो सेट भी तो उसका मल्टीपल है, 1 से मल्टीप्लाई करो,
जैसे मान लो डायरेक्शन कोसाइन है 2 3 4, मैंने कहा कि इसको किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, लैम्डा 1 ले लेता हूं मैं, तो वापस 2 3 4 आया, तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन सेम आ गए। तो अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो सेम है तो वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो वो वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, डन। अच्छा जी, तो क्या लिखा हुआ है हमने एक नोट में कि ये एल एम एन निकालने का फॉर्मूला तो देख ही लिया हमने। नोट डाल के हमने ये लिखा है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का सम इज ऑलवेज ट्रू, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट कंपल्सरीली ट्रू। मतलब हो भी सकता है और नहीं, और हो रहा है, बाय द वे हो रहा है, तो दोनों सेम हो गए, तो फिर वो एक यूनिट वेक्टर है। मतलब अगर हो रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए ना बेटा, फिर तो यानी कि फिर वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर अगर हो रहा है। इसके बारे में मत लिखो, बस ये मैंने जनरली बता दिया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं कह रहा था ना कि अगर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल निकालेंगे, इस रिलेशन से ही निकलेगा। कैसे? लेट से मुझे पहला एंगल और दूसरा एंगल गिवन है, तो मैं पहले एंगल का कॉस करके स्क्वायर यहां रख दूंगा, मैं दूसरे एंगल का कॉस करके स्क्वायर करके यहां रख दूंगा, उससे एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक बार एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो उससे एन की वैल्यू आ जाएगी। एन क्या है? एन क्या है? कॉस गामा ही तो है। तो अगर एन की वैल्यू है मेरे पास तो गामा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स एन। तो तीसरा एंगल निकल गया ना। तो इस तरीके से अपन दो एंगल की बने तो तीसरा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनिट वेक्टर नहीं हुआ क्या कवर? एक बार एक, हाँ एक ये छोटा सा टॉपिक है यूनिट वेक्टर, लिख लो फटाफट, इसको भी लिख लो, लिखो 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 फटाफट लिखो। यूनिट वेक्टर क्या है, कल हमने ओरली डिस्कस किया था ना, इसको अपन ने लिखा नहीं है नोट्स में। मान लो वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, ओ सॉरी, मान लो वेक्टर ए एक कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, तो उसकी डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? ए कैप। ए कैप कैसे डिफाइन होगा? ए कैप। अगर सिंगल लेटर में डिनोटेड है तो, मान लो दो लेटर में डिनोटेड है जैसे पी क्यू, तो फिर पी क्यू कैप। लेकिन जनरली अपन दो लेटर में यूनिट वेक्टर को डिनोट नहीं करते हैं, सिंगल लेटर में ही यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये पूरी एक लाइन सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या है? वेक्टर है। तो इसकी इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में देखो, जैसे ये मान लो ये लाइन है ऐसे, है ना, तो इसी की डायरेक्शन में, ना इससे इधर ना इससे इधर ना इससे नीचे ना इससे, इसी की डायरेक्शन में जो एक यूनिट का वेक्टर होगा उसको क्या कहेंगे? ए कैप। उसको क्या कहेंगे? ए कैप। तो यहां से लेके यहां तक ये भी ए कैप है, यहां से लेके यहां तक ये भी ए कैप है, ये भी ए कैप है, ये भी ए कैप है, ये भी ए कैप है और ये भी। तो कुल मिला कितने ए कैप हो गए? 6 ए कैप हो गए। ठीक है ना। तो इस ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेटर से मैंने 6 यूनिट रख दिया, तो वेक्टर ए को क्या लिखते हैं बोलो? किसी भी वेक्टर को क्या लिखते हैं? उसके किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या निकाला मैंने? 6, और डायरेक्शन इसकी ए कैप है। ठीक है ना। तो यहां से ए कैप क्या निकल के आ गया? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से फॉर्मूला बन गया एक, हाँ ए कैप निकालने का फॉर्मूला बन गया कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है। मैंने कहा बी कैप निकालो, कैसे निकालोगे? वेक्टर बी डिवाइडेड बाय, और वो जो चीज आएगी वो एक वेक्टर होगी, वो एक क्वांटिटी नहीं होगी, वो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगी, क्योंकि वेक्टर को मैग्नीट्यूड से, एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, याद रखना है ना। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे वेक्टर, तो ये भी क्वांटिटी एक वेक्टर। सो दैट्स इट। कल से अपन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, 10.2 इंट्रोडक्शन कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड